आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। आज के मुद्दे में हम मुल्क से लेके दुनिया पे जिस लोगों की सबसे बड़ी जिस पे नज़र है और वो है बजट का। और बजट इजलास शुरू हो चुका है। इस बजट इजलास के दौरान जब दुनिया टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट के ज़माने में, ग्लोबल वर्ल्ड के ज़माने में बहुत तरक्की कर चुका है, वहीं पिछले कुछ सालों से जो दुनिया में रिसेशन चल रहा है, जो कोविड आया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जो जंगी माहौल बना, जो जंग हुई, उस सारे के बीच में किसी भी मुल्क के बजट पर सबकी नज़रें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसी एक बड़ी ताकत के बजट पर सबकी नज़रें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान दुनिया की इकानमी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस इकानमी में हिंदुस्तान का जब बजट पास होगा तो इस बजट के दौरान दुनिया से लेकर मुल्क तक और मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या दिया जाएगा, वो सबसे अहम होगा। पिछले सालों की बात करें, बजट पेश होते रहे, उन बजटों के हवाले से टैक्सेस कलेक्शन होती रही, उन बजटों के हवाले से मुल्क की मैशियत, मुल्क की तामीर और तरक्की पे में एक नया इनकलाब भी देखने को मिला। लेकिन इस सारे के दौरान कई मामला जो हैं जो हमें देखने को मिले, और साफ तौर पे जब कोविड दुनिया में आया तो उसके बाद बजट को भी छेड़छाड़ हुई, बजट का भी ऊपर नीचे हो गया। और फिर ये जो रिसेशन हो रहा है दुनिया में, जो इस वक्त क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हो रही है, इस ग्लोबल क्राइसिस में एक आम आदमी के घर का बजट भी दहल उठा है, हिल रहा है। वहीं साथ साथ में अगर देखा जाए तो मुल्क के बजट का क्या कुछ हाल होगा, ये अगले 24 घंटों में हमारे सामने साफ हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर एक यूटी है, उसका एक अलग से बजट होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ताहम उस इंतज़ार के बीच में किस तरह की उम्मीदें हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा रहेगा, ख़ास मुद्दा रहेगा। और इसी मुद्दे में मेरे साथी अशफाक गौहर मौजूद हैं। ज़रा अशफाक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ विनोद जी जो जम्मू से जुड़ेंगे, फारूक अमीन साहब जो CEO हैं कमल ब्रांड के, वो भी जुड़ेंगे श्रीनगर से, ताजर मेरे साथ फारूक डार साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन गौहर भाई, ज़रा बताइए बजट और इससे हम पिछले साल और इस साल के दौरान जो कुछ भी हमने सिचुएशन देखी, अब की बार के बजट पे लोगों को किस तरह की उम्मीद है? देखिए, चूंकि ये मोदी गवर्नमेंट का आखिरी बजट है और इस सिलसिले में जो बड़ी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं वो ये है कि किस तरीके से एक बड़ा रिलीफ लोकल लोगों को मिले, ताजरों को मिले। और जिस तरीके से IMF ने थोड़ी देर पहले एक प्रिडिक्शन की है इंडिया को लेकर, उसको किस तरीके से रियलिटी में बनाया जाए, तो ये एक बड़ा, इसलिए सबकी नजरें जो है वो इस वक्त कल दिन पर रहेंगी जब निर्मला सीतारमण साहिबा जो है वो अपना बजट पेश करेंगी। क्योंकि आज पहला दिन था बजट का, इसलिए एक सेट प्रोसीजर है कि जब भी बजट सेशन होता है तो उससे पहले जो सदर हिंद है वो सामने आती है और वो अपनी सरकार का लेखा जोखा ऐवान के सामने रखती है। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा पहली बार आई हैं, चूंकि वो इलेक्टेड हुई हैं और पहला उनका ये सेशन था, तो उन्होंने ज्वाइंट सेशन से खिताब किया, जिस दौरान जम्मू कश्मीर का जिक्र भी आ जाया है उनके इस सेशन में, उनकी तकरीर के दौरान। पुलवामा हमले से लेकर सरहद पार और दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, 370, ट्रिपल तलाक, खवातीन को बाइख्तियार बनाना, आयुष्मान भारत और इस तरीके से कई ऐसी चीजें हैं जो आज सदर हिंद की तकरीर में जो है वो नुमाया तौर पर देखने को मिली है। लेकिन उसके फौरन बाद उन सभी लोगों का खराज अकीदत पेश किया गया जो पिछले सेशन और इस सेशन के दरमियान फौत हुए हैं, और उनमें कुछ सिटिंग MPs भी थे, कुछ फॉर्मर MPs थे, तो उन्हें भी याद किया गया। लेकिन एक बड़ी चीज जो आज थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण साहिबा की तरफ से की गई है वो है जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट टेबल किया गया है। और ये वो रिपोर्ट है जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है वो इस पर काफी ज्यादा बहस होगी, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें तहरीर की गई होंगी कि जो एलोकेशन हमने फंड एलोकेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को किया गया था वो कितना काम, वो कितना यूज हुआ है, कितना डेफिसिट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो सारी डिटेल्स आएंगी और थोड़ी देर में वो सारी चीजें आएंगी। जहां तक हमारी अभी थोड़ी देर पहले हम जो देख पा रहे हैं
6.5 ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो प्रिडिक्ट की जा रही है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर। और ये अब जब आप देखेंगे तो ये आरबीआई से भी 2-3% जो आपको नजर 2.23% आपको ज्यादा ही नजर आएगी। ये मुझे सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जब आप इसको कंपेयर करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वहां की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में अगरचे बहुत ज्यादा फर्क अभी है, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर बन रहा है, साथ बाजारी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और 10 तरह की और परेशानियां हैं। भारत के अंदर भी वो सारी चीजें हैं, लेकिन भारत एक वजह से बच रहा है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि आबादी का तनासुर है, इलाके का मामला है, और जिस तरीके से वजीर नरेंद्र मोदी ने एक नया यू टर्न लेने की कोशिश की, मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश की, कई हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। वो एक बड़ी राहत है, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि साल 2023-24 के दौरान तकरीबन 18 से 19 इंटरनेशनल फर्म्स ऐसी हैं जो अपना काम यहां पर शुरू करेंगी, जिससे रोजगार पैदा हो सकता है। ये इशारा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर भी थोड़ी देर पहले आया है। इसलिए मुझे उम्मीद ये है कल का जो बजट होगा उसमें आम आदमी के टैक्स में भी थोड़ी सी छूट आपको दिखेगी। जो हम कर्जा लेते हैं मकानात के लिए, बनाने के लिए, हाउसिंग लोन, उसमें भी थोड़ी सी राहत का ऐलान हो सकता है। ताजुम के लिए थोड़ा सा राहत होगा, और एक मिक्सड बजट बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लास्ट बजट होगा मोदी 2.0 गवर्नमेंट का। इसके बाद जनरल इलेक्शन है 2024 में, इसलिए फुल फ्लेज्ड बजट पेश किया जाएगा और बहुत ही कैलकुलेटेड बजट लाने की कोशिश की जाएगी। एक यूजुअली मैंने जो बजट्स अब की बार देखे, आम लोगों से जब बात करता था, यूजुअली लोग कहते थे कि टैक्स और सब्सिडी की, सब्सिडी सरकार कितना देगी और टैक्स कितना लगाएगी। इस बजट चूंकि आखिरी बजट है, आगे चुनाव भी है, तो यूजुअली सरकारें जो होती हैं वो चुनाव को रिलेटेड देखते हुए भी कभी कभी बजट बनाती हैं। तो अब की बार हम माने कि अगर ये चुनावी बजट कहीं बन जाता है तो सब्सिडी फिर अच्छी खासी होगी, टैक्स कम होंगे, तो मुल्क को नुकसान भी हो सकता है, कम वो जो एक्सपेक्ट करता है मुल्क वो कम होगा। देखिए, सब्सिडी के मामले में आपको किसान है जो उनको ऑलरेडी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब की एक योजना के तहत उन्हें पैसा मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा। आयुष्मान भारत जो एक हेल्थ स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत जो काम चलाए जा रहे हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। मैंने कहा कि थोड़ी सी राहत जो होगी वो आपको टैक्स स्लैब में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। कहां पर जो आम आदमी के लिए टैक्स जाता था उसमें थोड़ी सी राहत जो वो देखने को मिल सकती है। हाई एंड बिजनेस क्लास को क्या कोई टैक्स राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार हमने 2 बजट्स देखे कोविड से पहले वाले भी, तो वहां पर उन्हें थोड़ी सी राहत थी। इस बार कितनी राहत उस क्लास को मिलेगी वो देखने वाला मामला होगा। लेकिन कोई बड़ा जब आप चाहेंगे कि ये हो जी सब्सिडियां हो और बहुत चीजें हो, शायद वैसा ना हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, स्कॉलरशिप को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, आयुष्मान भारत को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, मनरेगा को, और जो हमारा फोर्थ जो डाउनग्रेडेड क्लास है, हमारा जो मजदूर तबका है, उसको किस तरीके से राहत मिले, थोड़ी सी राहत यहां पर जो चावल के हवाले से होगी और दीगर चीजों के हवाले से उसको देने का फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। हम बजट की बात कर रहे हैं, मुद्दे में आज का बजट, और इस बजट के दौरान चूंकि ये मोदी सरकार जो 2022 की 23 सरकार है, ये इस सेशन का ये जो आखिरी बजट है, इसके बाद चुनाव होने जा रहे हैं 2023 में। तो 2023 में चुनाव से पहले के बजट में बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि आगे चुनाव है, दिल लुभाने की बात भी होगी, वोटर को लुभाने की बात भी होगी, कुछ अच्छा करने की बात भी होगी। तो जब अच्छा दिल लुभाने वाली बात हुई तो ये भी बताते हैं कि टैक्सों में छूट होगी, सब्सिडी खूब दी जाएगी। तो इस अगर टैक्सों में छूट होती है, सब्सिडी खूब दी जाती है, तो नुकसान देश का भी हो सकता है। तो ये बड़े मुद्दे हैं और इसमें आम आदमी क्या रहता है। विनोद कुमार मेरे सीनियर साथी जम्मू से इस वक्त मेरे साथ हैं। हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम जरूरी जब टैक्स की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहाँ के हालात, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की जियोग्राफी और फिर वहाँ पे जो मार है, इस सब के बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फारूक अमीन साहब जो सीईओ हैं कमल ब्रांड के, कमल ग्रुप के, और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा ब्रांड है वो कमल ब्रांड, उनके सीईओ फारूक अमीन साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। श्रीनगर से मेरे साथ फारूक अहमद डार साहब जो हैं वो भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन विनोद कुमार मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी। विनोद जी, आपकी नजर देखें तो इस बजट पे किस तरह की है, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। क्या समझता है जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक, एक आम आदमी इस बजट से, मोदी गवर्नमेंट के इस लास्ट बजट से किस तरह की उम्मीदें लगाए हुए है? देखिए, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़े ताकि वो तरक्की हो, इस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात है 2023 जो है ये इलेक्शन ईयर है, 9 स्टेट में इलेक्शन होने हैं और उसके बाद 2024 में जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। तो जो भी सरकारें रहती हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि जो आखिरी जो बजट होते हैं वो बेटर से बेटर बजट दिए जाए, लोक लुभावन, जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, लोक लुभावन बजट पेश किया जाए, टैक्स में रियायतें दी जाए, सब्सिडी दी जाए और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। अगर जम्मू कश्मीर के नजरिए से मैं देखता हूँ तो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को ज्यादा फ्लोरिश करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने की जरूरत है। एम्प्लॉइज की बात है, एम्प्लॉइज बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है स्ट्रगल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हड़ताल कर रहे हैं, चाहे वो रेडी वेजर्स हो, रैबर गुजरात हो, रैबर केन हो, NYC हो, जितने भी हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त रकम की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, उसको भी देना था। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए उनके जो अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है ईयरली, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। कुल मिलाकर के ये बड़ा इंपॉर्टेंट बजट रहेगा और सबकी निगाह जो निर्मला सीतारमण की उस बजट पर रहेगी जो पेश होने लगा। जी विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फारूक अमीन साहब ये CEO हैं कमल ब्रांड के, और जम्मू कश्मीर में चूंकि बिजनेस कम्युनिटी में कमल ब्रांड एक जाना माना नाम है, पहचान है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, फारूक अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ फारूक डार साहब, ये कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के प्रेसिडेंट है, ये मेरे साथ ज्वाइन भी कर चुके हैं श्रीनगर से। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले फारूक अमीन साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये बजट और कश्मीर में मार बहुत पड़ रही है, बहुत पड़ी है, मौसम की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल मार पड़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की मार पड़ रही है, बहुत सी मारें आम कश्मीरी का इल्ज़ाम है। मैं सुबह से जिन लोगों से भी बात कर रहा था बता रहे थे मार ही पड़ रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन एक बजट जो इस वक्त है जिस पे जम्मू कश्मीर की एक आवाम की उम्मीद है, नजरें हैं, उम्मीद से नजरें, दोनों चीज़ें लगी हुई है। तो एज ए बिजनेस कम्युनिटी आप दोनों से, मैं फारूक अमीन साहब पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रोडक्शन के साथ हैं, आप ये सारा कुछ मार्केट जो आप देखते हैं, तो किस तरह से आपकी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण जो ये बजट पेश करेंगी? और मोदी गवर्नमेंट का ये इलेक्शन से पहले एक आखिरी बजट भी है, और इस साल अगर जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होते हैं तो 10 स्टेट्स में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद इलेक्शंस के साथ भी जुड़ी है कि अच्छा बजट होगा। आप किस तरह से इस बजट में देख रहे हैं? करने का और हमें अपॉर्चुनिटी देने का अपना वर्ड रखें तो बेसिकली ये जो बजट है इससे हमारी काफी एक्सपेक्टेशंस है। पिछले साल जो हमारा अपना ये जो इन्होंने बजट 1,07,000 करोड़ से 10 लाख करोड़ 1,10,000 करोड़ तक का बजट था, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल हो जाए। देखिए, मैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी सेक्रेटरी जनरल हूँ, तो उसके हवाले से भी काफी इश्यूज हैं हमारे बिजनेस में अभी, जिसका हम चाहते हैं कि एलजी साहब के पास में भी सब मालूम है, उन्होंने भी हमारी वकालत की है सेंटर में, और उन्होंने भी ये बोला है कि थोड़ा बहुत बजट बढ़ाया जाए इस बार, कि जम्मू कश्मीर को काफी जरूरत है। वो लॉजिस्टिक के हवाले से है, वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और अपना जो प्रोडक्शन के लेवल से जो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स आ रही है हमें, जो वेयर हाउसिंग का मसले है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट का मसला है, ऐसे ही टूरिज्म का मसला है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और अपना जो हैंडीक्राफ्ट के मसले हैं, इसमें सब में हमें बहुत अभी पैसे की जरूरत है। अभी सरकार को पैसे लगाने की जरूरत है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसे सरकार अभी इसमें के यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए बोल रही है। अभी जो स्ट्रेस हुआ है 2019 ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट 90 के दहाई से ही हमारा स्ट्रेस होता था यहाँ पे, क्योंकि हालात ऐसे थे कि 180 वर्किंग डेज होते थे इंस्टेड ऑफ 365 डेज। जैसे पूरी दुनिया में 300 दिन का काम होता है, हमारे यहाँ पे 180 दिन का ही वर्किंग डेज मिलते थे। वो मौसम की वजह से भी और हालातों की वजह से भी हमारा इफेक्ट होता था। तो हमारे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो रेस्ट ऑफ कंट्री से डबल होते हैं। तो उसको जहन में रख के सरकार को चाहिए इस बार इसको एक मेजर बजट जम्मू कश्मीर के लिए डबल करें, ताकि ये जो है जो हमारे जो कमजोरियां हैं यहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से, जो सिक इंडस्ट्री हो चुकी है पिछले 4-5 साल से, या पिछली डेकेड से भी बहुत सारी 90s में के दहाइयों में भी बहुत सारी इंडस्ट्री सिक हो गई, उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है। और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो कि अभी स्ट्रेस में है,
डिफरेंट चीजों की वजह से जो लॉसेस हुए हमारे, जब ने कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने 2020 दिसंबर में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें 50,000 करोड़ का लॉस हमने दिखाया था, और जिसमें वो डिस्कस भी हुआ था पार्लियामेंट में। हमें सरकार ने ये जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी एश्योर किया था और एलजी साहब भी उसकी वकालत कर रहे थे कि कुछ फंडिंग की पंपिंग करने की जरूरत है हमारी जम्मू कश्मीर में, अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा करना है, अगर लोकल इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो इसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स में हमारी फंडिंग की जरूरत है, वो मार्केटिंग के हवाले से, वो प्रोडक्शन के हवाले से इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल हमारा वो बजट मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फारूक अमीन साहब, मैं अगर जम्मू कश्मीर को बताना चाहूं तो मुझे याद है 2014 हमारे यहाँ फ्लड का साल था, 2017 हमारे टर्माइल का साल था, 2019 5 अगस्त का साल था, 2021-22 जो अगर कहें तो कोविड का साल था। तो पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं हुआ है, वो चाहे बिजनेस की बात हो चाहे इकोनॉमी की बात हो। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बजट को में जो सेंट्रल बजट इस वक्त पेश होने जा रहा है उसमें फोकस डिजिटलाइजेशन पे है, 5G 4G ये जी वाले सिस्टम सारे उसमें। जम्मू कश्मीर का बेसिक कंसेप्ट अगर देखें तो वहाँ हम टूरिज्म और उसके साथ साथ एग्रो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, वहाँ कोई उतना नहीं है। जम्मू में कुछ फैक्ट्रीज खुली थी, सरकार ने बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, उस हवाले से भी हमें अभी तक सिर्फ सुना है, प्रैक्टिकली देखा नहीं है। तो इस सारे के बीच में जो इस वक्त निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है, ये क्या हम जी वाला बजट चाहिए या इंडस्ट्री वाला चाहिए या टूरिज्म वाला चाहिए? देखिए, हमें जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अभी हमारे लिए जो बेसिक अगर हमें इनको सेट राइट करने, अगर सरकार जैसे इनकी इंटरेस्ट जैसे वो कह रहे हैं, अगर वो करना है तो फिर तो इंडस्ट्री को बूस्ट करने की जरूरत है, यूथ स्टार्टअप्स पे पैसा लगाने की जरूरत है जम्मू कश्मीर में। अगर एम्प्लॉयमेंट देने के एवेन्यू सरकार के पास में नहीं, अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को वो बूस्ट करना चाहते हैं, कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री बूस्ट करनी है, तो उनको इस स्ट्रेस से निकालना है। जो पिछले, जैसे आपने बहुत सही कहा कि 2014 से ऑनवर्ड जो भी हमारे को स्ट्रेस आया था यहाँ पे, वो स्ट्रेस निकालने की जरूरत है। वो तभी होगा जब सरकार सीरियसनेस दिखाएगी और इस बजट को डबल करेगी और इंडस्ट्री ये जैसे जरा रुकिएगा का होता है 70% बजट इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरीज और गवर्नमेंट मेंटेनेंस पे जाता है। हमें चाहिए इस बार ज्यादा जो इसका पोर्शन है कि ये इंडस्ट्री और हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे ये बजट। मैं जरा फारूक डार साहब बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। आप मेरे साथ ज्वाइन तो कर चुके हैं। मैं अभी फारूक अमीन से बात कर रहा था, मैं 2 साल भूल गया, मैं 2008 भूल गया, 8-9 और 2011-12 भी भूल गया। ये कश्मीर की तारीख है, हिस्ट्री इनसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 2008-9 में भी जो वो था कन्फ्लिक्ट था, 2010-11 में भी कन्फ्लिक्ट था। हर 2 साल के बाद मैंने कन्फ्लिक्ट देखा है कश्मीर में और बड़े पैमाने का। तो इस कन्फ्लिक्ट चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड कन्फ्लिक्ट्स हो, इन सारे कन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए कश्मीर के एक आम आदमी रोजी की तलाश में दर-बदर भटकता रहता है। इस वक्त एक उम्मीद दिल्ली से है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से, और जिस तरह वो कहते हैं कि दिल्ली और दिल की दूरी को कम करना है, तो उसमें बजट का एक अहम, पैसे का एक अहम रोल है, क्योंकि पैसा भी किसी को भी माई बाप बना सकता है। तो क्या कहती है जम्मू कश्मीर की आवाम, इकोनॉमी, हमारा जो बिजनेस क्लास है वो क्या कहता है, किस तरह से उम्मीदें हैं दिल्ली के साथ? शिवनी सलामी पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में एजाज साहब। जो 2022-2023 का जो बजट आया, 1,12,000 करोड़ के करीब वो बजट था पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। मगर जब हमने 2022-2023 का बजट देखा, फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने वाला है मार्च में, मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेशन थी बजट के हवाले से, पैसा बहुत आया दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली ने अपने खजानों के दरवाजे खोले जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसमें कोई शक नहीं है। जो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होना चाहिए था वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ 2022-2023 के हवाले से। जो हमारे खदशात है, मेरे ख्याल से 2022-2023 के हवाले से जो बजट आया डेवलपमेंट के हवाले से, कम से कम 40% बजट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक लैप्स हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आपने बात कही, पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर का बिजनेस सफर कर रहा है, हर एक सेक्टर यहां पर सफर कर रहा है। खासकर मैं कश्मीर की बात करूंगा, चाहे यहां का दुकानदार हो, चाहे यहां का ट्रांसपोर्टर हो, चाहे यहां का हॉर्टिकल्चर हो, चाहे यहां की होटल इंडस्ट्रीज हो,
चाहे यहाँ की डेवलपमेंट हो। मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से जम्मू कश्मीर का बिजनेस सफर हो रहा है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक है जम्मू कश्मीर के हवाले से। फाइल में लिखा होगा कि कितने कहाँ कुदरती आफत आई, कब कश्मीर में कौन सी आफत आई, आफतें तो सब वजीर-ए-आज़म पे के सामने होंगी, लेकिन चाहते क्या हैं, किस तरह से एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में, जो नया कश्मीर की बात सरकार करेगी, उसमें किस तरह से सरकार रोल करे? देखो, एक चीज मैं अर्ज करूंगा एजाज साहब, जो 2023-2024 के हवाले से जो आज बजट पेश हो जाएगा, टेंटेटिव बजट पेश हो जाएगा पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, हमें यही एक्सपेक्टेशन है। हर एक सेक्टर को एड्रेस करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के हवाले से। मेरे ख्याल से अगर पिछले साल 1,12,000 करोड़ का बजट था जम्मू कश्मीर के हवाले से, मेरे ख्याल से इस साल कम से कम 1,30,000 40,000 करोड़ का बजट होना चाहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से। जितने भी हमारे लासी सूबे 2014 से लेकर 2022 तक, चाहे उसमें टर्माइल हो, चाहे उसमें कोविड हो, चाहे उसमें 2019 का जो दफा 370 के हवाले से शटडाउन था पूरे कश्मीर में कम से कम 6 महीने, उसके साथ साथ 2008 की जो आपने बात की, उस टाइम भी यहाँ पर टर्माइल रहा। इसलिए 10 सालों से स्टेट ने सफर किया है। कश्मीर के लोग यही आस लगाए हुए इस वक्त हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से एक हेल्दी बजट होगा जम्मू कश्मीर के हवाले से, खासकर कश्मीर के हवाले से। जितने भी हमारे लॉसेस हुए पिछले 10 सालों से बिजनेस कम्युनिटी को, मेरे ख्याल से उस चीज को अब भरने की जरूरत है। इस बजट में यही एक्सपेक्टेशन है कश्मीर को, इस बजट में यही मैं जरा 2014 का सैलाब आया था और आपने जिस तरह बताया कि जो बजट जमीन पे वो खर्च नहीं हो रहा है, ये फारूक साहब आप बता रहे थे। एक्चुअली एजाज साहब, मैं अर्ज करूंगा एक चीज, जो 2014 का जो बड़ा डिजास्टर आया कश्मीर के हवाले से, बहुत बड़ा सैलाब था उस वक्त कश्मीर के हवाले से। जितने भी हमारे सेक्टर थे यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हुए उस टाइम सैलाब के हवाले से। जब स्टेट गवर्नमेंट ने लॉस का कैलकुलेशन किया उस टाइम कम से कम 40,000 करोड़ के करीब यहाँ पर एक पैकेज का ऐलान हुआ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ। जब वहां से पैकेज आया दिल्ली सरकार की तरफ से, कम से कम वो 7,000-8,000 करोड़ टोटल वहां से पैकेज था। मेरे ख्याल से वो उनके मुंह में जीरा डालने के बराबर था उस टाइम जो पैकेज वहां से आया। मैं उस पैकेज की बात करें, मुझे याद है जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सैलाब के बाद कश्मीर आए तो उन्होंने 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। श्रीनगर में बताया था 80,000 करोड़ का पैकेज। और जब मैं फैमिली के साथ मैं खुद बैठा हुआ तो हमने हिसाब लगाया था कि कश्मीर की आबादी इतनी है, इतना है, यानी 8-8 करोड़ हर आदमी के हिस्से में आते थे। और मैंने भी कहा था मुझे भी तो 32 करोड़ आ जाएंगे, मैं तो फिर बड़ा खूब ऐश कर लूंगा। लेकिन उसके बाद वो मुझे दिखा कहीं पे नहीं, वो जो हमने वो एक्चुअली एजाज साहब, मैं एक चीज अर्ज करूंगा आपको, जो 80,000 करोड़ का पैकेज था, प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा, कोई गलत बात उसमें नहीं थी, मगर उसमें जो हमारा रोड बन रहा है बानल से लेके रामबन तक या जम्मू तक, उसमें वो फोर वे लाइन भी थी उसमें ऐड उस पैकेज में। वही तो मैं कह रहा हूं, वो जो प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ बगलियार प्रोजेक्ट का, जो पावर प्रोजेक्ट का, वो 10,000 करोड़ था। रिहेबिलिटेशन के हवाले से वो 10,000 करोड़ भी उसमें ऐड थे। उसमें बहुत से आइटम्स वो ऐड थे। फारूक अमीन साहब, हमने वो पिछले सारे को एक साइड छोड़ के नई शुरुआत की बात कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ देने की बात की जा रही है। दिल्ली का आज का बजट देखा जाए तो डाटा पे अवेलेबल है, उसमें वो जो है इंटरनेट, डाटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जम्मू कश्मीर में काम कर पाएगा? देखिए, जहां तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ये तो लेटर ऑन होता है। देखो, पहले हमें बेसिक्स चाहिए, हमें बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स पहले ठीक करने हैं इनको। बेसिक्स ये करनी है कि जो सिख इंडस्ट्री हुई है, जो टर्मोइल पिछले 10-12 साल से यहाँ पे या दहाइयों से हुआ है, उसको पहले, जो बिजनेस सफर किए हैं उसको पहले उससे निकालने की जरूरत है। डिजिटाइजेशन तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा साथ साथ में, ये तो वक्त के साथ साथ ये सारा अपग्रेड होता रहेगा। बट एक्चुअल जो हमारी प्रॉब्लम है अभी कि बिजनेस की जो हालत है, जो खस्ता हालत है, इसको उस खस्ता हालत से निकालने की जरूरत है। मैंने आपको बार बार कहा कि हमने जो है 2020 दिसंबर में एक लॉस रिपोर्ट शाया की थी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की थी। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट इन सालों में हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सरकार के पास नौकरियां नहीं है। देखिए, अगर आप अपने यूथ को
ये जो है एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आपके पास में नौकरियां नहीं है तो आपको एक ही चीज बढ़ती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको स्टार्टअप्स के लिए एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनानी है, उनके लिए एक ऐसे इंसेंटिव देने हैं फास्ट ट्रैक में सिंगल विंडो क्लियरेंस पे, जिसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, बट जिस पेस से होना चाहिए उस पेस से नहीं हो रहा है। चलिए फारूक की जरूरत है। साहब, फारूक अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नया इनकलाब और सनती इनकलाब जरूरी है। और फारूक डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम जो आज परेशानियों की बात करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहां पे ये सारी परेशानियां एक ही वक्त में ख़त्म हो जाएं। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी तो है ही, क्योंकि हम पे ही ये सारा कुछ होता है, असर हम पे होता है। तो फिलहाल आज का मुद्दा इसी उम्मीद के साथ कि एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद के साथ। तो दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।